हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल युवैन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट जो जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का डेली शाम में और दोपहर में चलता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये सेट दोस्तों कल दिनांक 27/6/2023 का जो संपन्न हुआ है उसी का हम डिस्कस करेंगे। जो बीपीएससी और बिहार एसएससी, रेलवे बोर्ड, उसके बाद जितने भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। और ये एनसीईआरटी बेस जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जितने भी क्वेश्चन है हम उसका डिस्कस करेंगे। आज 50 क्वेश्चन है, इसका डेली टेस्ट चलता है। आज का सेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में विचार कीजिए। ठीक है, निम्न में विचार कीजिए कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी निम्नलिखित उपर्युक्त में से किस वर्ग के जीव समतापी होते हैं। इसमें बताना है कि समतापी वार्म ब्लडेड जो है वो कौन सा है इसमें। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 पक्षी और स्तनधारी। ये क्या होता है, जीव समतापी होता है। तो अब दोस्तों हम जीव समतापी और विषमतापी किसे कहते हैं, यानी समतापी को ही क्या कहते हैं। देखिए इसमें होता है कि एक होता है अनियत तापी और एक होता है नियत तापी। नियत तापी को ही समतापी कहते हैं। नियत तापी के अंतर्गत आता है वैसा जीव जिसका तापमान वातावरण के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। जैसे हो गया मछली, उभयचर, सरीसृप। तो ये जैसे उभयचर में क्या हो गया, मेढक, सरीसृप में क्या हो गया, छिपकली। तो ये सब आपको ऑप्शन डायरेक्ट पूछता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से बताइए कि अनियत तापी कौन है। तो उसमें आपको दे देगा मेढक, या फिर दे देगा छिपकली, या उभयचर, सरीसृप जो भी हो। तो वो सब क्या होता है, अनियत तापी होता है। तो आप समझ गए कि अनियत तापी कैसा होता है, जिसका तापमान वातावरण के अनुसार घटते बढ़ते रहता है, वो अनियत तापी कहलाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नियत तापी और समतापी। नियत तापी क्या होता है, नियत तापी हो गया पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़। ये नियत तापी हो गया या समतापी हो गया, यानी इसका नहीं बदलता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो इसका मेरा सही आंसर कौन हो गया, 4 और 5, यानी पक्षी और स्तनधारी। ये हो गया समतापी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है हमारा, इसमें है कि पौधे के विकास के लिए 17 प्रकार की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि पौधे के विकास करने के लिए हमें 17 प्रकार की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कि यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सब मिला करके जितना भी पौधे की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के रूप में इसका किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन कहता है, ए नंबर में कहता है कि यह उपग्रह पृथ्वी के सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये तो दोस्तों सही है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा कि इस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति अर्थात 24 घंटे के बराबर होती है। ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा कि भू स्थिर उपग्रह के कक्षा को पार्क कक्षा यानी पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भू स्थिर उपग्रह का इस्तेमाल संचार क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इसका उपयोग संचार क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए उसमें क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा सही कौन सा नहीं है, तो ये 4 नंबर सही नहीं है। भू स्थिर उपग्रह का इस्तेमाल संचार के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न पर विचार कीजिए। 1 में है वायुमंडल, 2 में है ताप पादप, 3 में है जीव और चौथा में है प्रकाश, 5वां में है सूक्ष्म जीव। कहता है उपर्युक्त में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा है वो बताना है। तो दोस्तों जैविक क्या होता है, जैविक घटक हम उसको बोलते हैं जो सजीव होता है, और निर्जीव घटक उसे बोलते हैं और जैविक घटक उसे बोलते हैं जो कि निर्जीव होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका 2, 3 और 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। ये सब क्या हो गया हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। तो क्योंकि वायुमंडल तो सजीव है नहीं, प्रकाश सजीव है नहीं, तो सजीव कौन कौन सा है, पादप सजीव है, जीव सजीव है, सूक्ष्म जीव सजीव है। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी 2, 3, 5।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा दोस्तों। न्यूमेरिकल तो आप देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला प्लान वे का फार्मूला होता है √2gm/r। उस पर बैठा करके आप बना सकते हैं, जिसका आंसर कितना होगा 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में है कि निम्न युग्मों को विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 क्रॉस 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है +1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, ये गलत है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, बाकी सब क्या है गलत है। इसमें देखिए दोस्तों, कहता है यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे को O है तो उनके बच्चों को संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A और B। देखिए अगर दोस्तों माता का A है पिता का B है और दोनों में से किसी का अगर मान लीजिए A है और B है तो बच्चा में या तो A होगा, B होगा या AB होगा, O नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी आधार पर यहाँ है कि अगर मान लीजिए अगर O है, रुधिर वर्ग AB है और दूसरे को O है तो उनके संभावित रुधिर वर्ग कौन क्या होगा, तो AB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में है हमारा 8वां। देखिए 8 नंबर में कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंड यानी स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही होता है, सही बात है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, सही बात है। इसके पेप्सिन एंजाइम इसमें मदद करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि भोजन के सभी अवयवों का पाचन क्षुद्राणु यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 यानी तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। कि स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है, ये भी सही बात है। और भोजन के सभी अवयव का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों जिंक ब्लेंड से किया जाता है, जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक ब्लेंड का क्या होता है सूत्र, ZnS। उसके बाद क्या होता है जिंक सल्फाइड भी इसको कहते हैं। उसके बाद ZnO जिंकाइन, उसके बाद बिलेमाइट Zn4 SiO2 और कैलेमाइन क्या होता है ZnCO3। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि यदि घूमती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग दोस्तों क्या होगा, ये घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए पीतल कॉपर जस्ता ये सही है, कांसा ये भी सही है, कॉपर टिन। उसके बाद जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों, कॉपर जिंक और यहाँ पे क्या दिया है सिल्वर, कॉपर जिंक सिल्वर। लेकिन दोस्तों इसका आंसर जर्मन सिल्वर का कॉपर जिंक सिल्वर नहीं होकर के कॉपर जिंक निकेल होता है, ठीक है। तो कौन सा गलत खोज रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि डी भी सही है, गन मेटल में कॉपर जस्ता टिन ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं कि अधिकांश कीट शोषण किससे करते हैं, बातक तंत्र से, फेफड़ा से, त्वचा से और क्लोम से। तो ये करता है दोस्तों किससे, बातक तंत्र से करता है, अधिकांश कीट शोषण करते हैं, ठीक है। यानी कीट मकड़ी जो भी होता है वो सब ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए सुराही भरते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है दोस्तों अनुनाद, जिसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर में ऑप्शन है विवर्तन, बी नंबर में है व्यतिकरण, तीसरा में है अनुनाद, चौथा में अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों, तो अनुनाद हो जाएगा। इस अनुनाद के ही कारण से दोस्तों तानसेन जब गाना गाते थे तो कहा जाता था कि कांच टूट जाता है, तो किस वजह से टूट, ऐसा नहीं है कि उसके आवाज़ से मतलब टूट जाता था, वो कंपन से टूट जाता था। उसके जो गाना जो गाते थे वो उससे जो मतलब अनुनाद जो उत्पन्न होता था तो उस कंपन से क्या होता है, कांच क्रैक कर जाता था, तो वही अनुनाद के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा दोस्तों, अफीम मॉर्फिन जैसे मादक पदार्थ किस पौधा से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, पेसेवर सोम्पनी फेरम से, ठीक है, जो कि पोस्ता के पौधा से प्राप्त किया जाता है। और पोस्ता के पौधा से प्राप्त क्या क्या होता है, जैसे पहले होता है अफीम, अफीम में अगर हम केमिकल मिलाते हैं तो बनता है मॉर्फिन, ठीक है। और मॉर्फिन में भी केमिकल अगर मिला दिया जाए तो उसके बाद क्या बनता है दोस्तों, ब्राउन शुगर बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। कहता है मानव शरीर का pH मान 7.0 to 7.8 रेंज के बीच कार्य करता है, ठीक है,
ये सही है। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच रहता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा बन जाता है, ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 उदासीन माना जाता है। अगर 7 से पीएच मान अगर ज़्यादा हो तो वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम हो तो उदासीन हो जाता है, सॉरी अम्लीय हो जाता है, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट हमारा कि मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांत का क्षरण कम हो जाता है, नहीं। मुंह का पीएच मान बढ़ने से नहीं, मुंह का पीएच मान अगर आपका 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण हो जाता है। तो दांतों का क्षरण होने का क्या मतलब है कि दांतों पर जो परत चढ़ा रहता है एनामेल का, वो क्या होता है, क्षरण होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूर्य ग्रहण में कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए देख लीजिए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी सन मून अर्थ, यानी पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। सी नंबर में है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकंड की होती है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को जो भाग दिखाई देता है उस भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। यानी तीनों सही है, बी सी डी सही है, और हमारा ए नंबर गलत है। इसमें ए नंबर इसलिए गलत है कि सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। वही अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर में। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे को चयन किया क्योंकि ए नंबर में ऑप्शन में है कि इसमें बीर्यपारी विपरीत लक्षण होते हैं। मटर के पौधे, उसके बाद है कि मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसका जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। दोस्तों मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधा पर इसलिए प्रयोग किया क्योंकि एक तो पौधा क्या होता है, छोटा होता है तो उसको प्रयोग करने में आसान होता है। अब मान लीजिए बरगद के पेड़ पे प्रयोग करेंगे तो समय समय पर उसको बरगद के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा, कितना कठिनाई होगा। इसी वजह से वो मटर का पौधा, एक तो सुविधा उसको हो गया ये। दूसरा बात क्या हो गया कि मटर के पौधे का जीवन चक्र मात्र 3 मंथ का होता है, यानी 3 मंथ में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, जिसके कारण से एक वर्ष में वो 3-4 बार प्रयोग कर लेते हैं। और जीन्स जब भी जेनेटिक्स का प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत हद तक डीप पता करना पड़ता है। इसी वजह से अगर कोई बड़ा सा पौधा अगर ले लिया तो उसका जीवन चक्र हो जाएगा 6-7 साल का, तो पता चलेगा कि नहीं हो पाएगा सही से। इसलिए और सबसे ज़्यादा अगर इसका इम्पोर्टेंट है तो उसका विपरीत लक्षण उसका ये था कि अगर कोई भी मटर का दाना अगर पीला होता था तो पूरा पीले था, अगर कोई ग्रीन है तो ग्रीन ही है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रीन है तो वह कुछ काला हो, चितकबरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया गया कि इसका विपरीत लक्षण था। उसके बाद मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग लाने में सुविधाजनक होता था, और इसका जीवन चक्र कुछ ही महीने के लिए होता था। यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो एक होगा क्विक लाइम CaO, ये तो सही है, बुझा हुआ चूना नहीं, क्विक लाइम है तो CaO हो गया ये। नेक्स्ट हमारा बी नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों होता है कि CaSO4 × ½ H2O होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है CaSO4 × 2H2O दिया है, तो इसका मतलब ये गलत है। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 ये सही है। बिरंजक चूर्ण CaOCl2 ये भी सही है। 19 नंबर में दोस्तों क्या है, 19 नंबर का नॉमरिकल है, तो नॉमरिकल आप बना लीजिए, P बराबर V × F होता है, उस फॉर्मूला से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औसत्य है। एक नंबर में कहता है कि आहार श्रृंखला बड़ी एवं आहार जाल छोटा और जटिल होता है, ये गलत है, क्योंकि आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा नहीं होता है, आहार जाल भी बड़ा होता है, वो भी बड़ा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट हमारे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि निम्न अक्षांश से अगर आप उच्च अक्षांश की जाइएगा तो धीरे धीरे जैव विविधता में कमी आता है, क्योंकि ठंडा पड़ता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और यानी 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट हमारा कोई प्रतिवृत्ति क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में है परामस्तिष्क, बी में है कशेरुक रज्जु, 3 में है तंत्रिका कोशिका, चौथा में है मध्य मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर कशेरुक रज्जु हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के द्वारा अचानक किए गए
अचानक किए जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? कि हमारे शरीर के द्वारा अचानक कोई किया जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों कि बालों के ब्लीचिंग हेतु पुराने तैल चित्रों के रंगीन रंगों को उभारने से फिर से उभारने के काम आता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, किसके कारण से काम आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा में है फॉर्मिक एसिड, तीसरा में एसिडिक अम्ल, चौथा में है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा कि शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। कथन 2 में कहता है स्टेटमेंट में सीसा संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक संचालक है। देखिए, शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, यानी प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? जैसे हो गया बैटरी, वो जो टॉर्च में यूज करते हैं, टॉर्च में निप्पो बैटरी, एवरेडी बैटरी, बीपीएल बैटरी जो पहले चलता था टॉर्च में, उसको एक बार यूज किया, उसको बाद फेंक दिया, यानी लिखो फेंको एक तरह से था। ठीक है, यानी उसमें लिक्विड नहीं रहता, जो भी रहता था उसमें क्या रहता था? सॉलिड रहता था। तो एक बार यूज करके अगर हम उसको फेंक दिए, दोबारा हम अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, और सीसा संचायक सेल में क्या होता है? एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। जैसे देखते हैं, कहता है ना कि बैटरी का पानी खत्म हो गया है, एसिड उसमें डाला जाता है तो उसमें लिक्विड रहता है, तो उसमें जितना बार डालिएगा डाल डाल के क्या किया जाता है? उसमें चार्ज किया जाता है और उसमें स्टोर किया जाता है अपने विद्युत धारा को, यानी स्टोर किया जाता है और उसके बाद आप अपना उसको यूज में ला सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सही है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है और सीसा संचायक सेल क्या है? द्वितीयक सेल है, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है कि लाइकेन वातावरण प्रदूषण खास करके SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यह भी सही है। तीसरा कहता है कि लाइकेन पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वीरान जगह पर पारिस्थितिकी को प्रारंभ करते हैं, यह भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल है, 8 ओम का प्रतिरोध है। इसका फार्मूला देखिए, P बराबर I² RT से, यानी दिया हुआ है कितना? 15 एम्पियर, 15 एम्पियर 8 से गुणा कर दिया, निकाल दीजिए अपना ऊष्मावाट जूल। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 26। ठीक है, 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव है? देखिए, इसमें क्या होता है कि KLMN 1 2 3 4 होता है, तो इसमें कहता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट H2, ऑप्शन नंबर इसका के अनुसार बी सही आंसर हो जाएगा, यानी ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए 2p6 के बाद 2d10 दे दिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, तो ये इसका मतलब ये क्या है? बी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रोटीन कथन स्टेटमेंट ए में कहता है कि प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। दूसरा कहता है कथन आर में कहता है स्टेटमेंट में कि शरीर में नई कोशिका बनने हेतु प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर मान लीजिए शरीर का अगर बचपन में या फिर कभी भी कोई हड्डी अगर टूट गया या फिर कोई भी पार्ट अगर शरीर का अंग अगर टूट गया है, तो धीरे धीरे प्रोटीन जब पूर्ति होने लगता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, जिसमें कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट हमारे की होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो इसका हैंडीमैन है होम्योपैथी का संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अग्निशमन में CO2 किसकी अभिक्रिया कारण उत्पन्न होती है? ये होती है दोस्तों हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एवं H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड और NaCO3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का विकास करने वाले रॉबर्ट एडवर्ड को किस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों कब? 2010 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया जाता है। अगर इस तरह से जैसे स्पर्म और ओवम, ठीक है, स्पर्म और दोनों अगर आप विशेष तरीके से अगर निकाल करके उसको फिर से फर्टिलाइज करके गर्भावस्था में जब डाला जाता है तो उससे जो बेबी का जन्म होता है तो उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो इसी के बारे में रॉबर्ट एडवर्ड को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारे दोस्तों की खसरा यानी मिजल्स के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? तो ये दिया है दोस्तों जॉन एफ एंडर्स ने, यानी MR वैक्सीन। यानी MR वैक्सीन भारत में भी पहले चलाने के लिए चला था, लेकिन आदमी को सूट नहीं कर रहा था, यानी बहुत आदमी बीमार पड़ने लगा था, इस वजह से इस वैक्सीन पे भारत पे क्या हो गया? रोक लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि आवर्त सारणी का अंतिम अस्थाई नाभिक वाला तत्व कौन सा है? तो यह है दोस्तों बिस्मथ। ये बिस्मथ है। इसमें कहा जाता है कि आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में कहता है कि अस्थायी नाभिक वाला तत्व कौन सा है, यह होता है दोस्तों बिस्मथ होता है। इसमें कहता है कि अगर आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या 83 से अगर ज़्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव तत्व हो गया, ठीक है। 83 से अगर ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिव तत्व हो गया वो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिस्मथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में चलते हैं कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। इसलिए मरती है कि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि पानी पूरा गर्म हो जाता है गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से क्या होता है, मछली मरने लगती है। नेक्स्ट हमारा कि अनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है डीएनए द्वारा, बी में है आरएनए द्वारा, तीसरा में है जीन द्वारा, और चौथा में दोस्तों सभी जीवों में डीएनए एवं कुछ जीवों में आरएनए के द्वारा किया जाता है। आरएनए में क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है आरएनए में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं होती है। तो रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है दोस्तों, देखिए इसमें होता है बी नंबर में है कि गर्म किए गए कैंडल के बत्ती का जलना, श्वसन की प्रक्रिया, अपने शरीर में खाद्य का पाचन, यानी बी और सी डी ये तीनों क्या होता है, ये होता है दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन होता है। और ए नंबर में है कि गर्म किए जाने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, वो क्या होता है, फिजिकल होता है, यानी भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी जिसको हम रिवर्स नहीं बना सकते हैं, जैसे मोमबत्ती को जलाए फिर उससे मोम निकला फिर उससे बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भौतिक प्रक्रिया हो गया, यानी भौतिक प्रक्रिया हो गया, फिजिकल रिएक्शन हो गया, और उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है। तो शक्कर की विलेयता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 37 में कहता है कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ में छपता है। तो इसका होता है ICAR, इसका शॉर्ट होता है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, यानी इसका कहाँ पे छपता है दोस्तों, तो नई दिल्ली में इसका छपता है। नेक्स्ट है 38 में, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम मैग्नीशियम का लवण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले दिन से दोस्तों आंसर इसमें नहीं रहेगा, आपको आंसर खुद से बताना पड़ेगा, और फिर हम आंसर आपको बताएंगे, क्योंकि तो डिस्कस हो चुका था, ये सेट का मुझे याद नहीं रहा था, तो डिस्कस हो चुका था, तो फिर इस सेट के लिए थोड़ा सा आंसर लगा हुआ है टिक। नेक्स्ट सेट से आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा आपको दोस्तों फ्रेश सेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो ये दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला 1/m = 1/v - 1/u, उस फार्मूला से इसको निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ल्यूगमिनोसी कुल के किस पौधे में फलियां पौधे के ऊपरी हिस्से पर लगती है लेकिन पकने के पूर्व जमीन के अंदर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। ल्यूगमिनेसी क्या होता है दोस्तों, ये दलहन कुल के पौधे होते हैं, जितना भी दलहन कुल के हैं वो सब क्या होता है, ल्यूगमिनेसी में होता है। नेक्स्ट चलता है 41 में है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यह है दोस्तों कौन सा खनिज, पोटेशियम इसका अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। तो ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसका, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है, इस चालक के 0.2 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कितना कार्य संपादित होगा। तो ये होगा 0.8 जूल, यानी इसको मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे फार्मूला बेस भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला होगा V बराबर इतना दिया है 4V, Q बराबर दिया है 0.2, उसका W निकालना, W बराबर Q भी होता है, वोल्ट दिया हुआ है 4 और Q आवेश दिया हुआ है कितना कूलम है, तो आवेश दिया हुआ है 0.2, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए 0.8 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है दोस्तों कि किस भारतीय मिसाइल को मल्टी बैरल रॉकेट पिनाका एवं पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता दूरियों के अंतर पाटने के लिए विकसित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों, देखते हैं इसका विस्तार, प्रहार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता है लेकिन ठोस और तरल ऑक्सीजन किस रंग की होती है। तो ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता है लेकिन ठोस और तरल ऑक्सीजन का रंग नीला होता है, ब्लू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि प्लास्टिक, एक मिनट दोस्तों,
नेक्स्ट है कि प्लास्टिक के सड़ने में 450 वर्ष का समय लगता है और कांच को सड़ने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों 4000 वर्ष। यानी एक प्लास्टिक जो होता है उसको डिकम्पोज होने में, जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं, भारत सरकार जो प्लास्टिक बैन किया है, तो प्लास्टिक जो सड़ता है वो 450 वर्ष लग जाता है उसको सड़ने में, डिकम्पोज होने में। और लेकिन कांच को सड़ने में 4000 वर्ष लगता है। सोच सकते हैं कितना समय लगता है एक कांच को क्या होने में, डिकम्पोज होने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे के निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस होती है? तो ये होती है उत्पन्न करेगी, ये होती है दोस्तों मैग्नीशियम एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है 48 में कहता है निम्न युग पर विचार कीजिए। जेलीफिश और इल्डिया सही है, समुद्री एनीमोन ये गलत है, ये हाइड्रा नहीं होगा। उसका पुर्तगाली युद्धपोत ये दोस्तों सही है। फाइसेलिया यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।